आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का लेक्चर सीरीज़। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की एंड डेफिनेशन क्लॉज में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो दे रखे हैं उसके बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये एक्ट मैरिज के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस है उनसे डील करता है, जैसे कि एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं जो होनी चाहिए, जिन कंडीशंस के फुलफ़िल होने से ही दो हिंदू पर्सन्स की मैरिज को सोलमनाइज माना जाएगा, एंड क्या क्या सेरेमनीज़ कॉन्स्टिट्यूट करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है वो मैंडेटरी है कि नहीं है, अगर मैंडेटरी है तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अगर कोई मैट्रिमोनियल रिलीफ चाहिए तो वो किस तरीके से लिया जाएगा, मैरिज जो है उसका स्टेटस क्या होगा, या तो वो वॉइड मैरिज होगी या वॉइडेबल होगी या वो वैलिड होगी, या अगर आपको अपनी मैरिज को अगर आपने डिज़ोल्व करना है तो उस मैरिज को डिज़ोल्व किस तरीके से किया जाएगा, चाइल्ड के लेजिटिमेसी का किस तरीके से पता लगाएंगे, कौन सी मैरिज का चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट होगा और कौन सी मैरिज का चाइल्ड इलेजिटिमेट होगा, या एक से ज़्यादा मैरिज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और इस एक्ट के अंदर सपोज़ आपको मैट्रिमोनियल रिलीफ चाहिए या डिसोल्यूशन चाहिए तो आप कौन से एक्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। तो ये सारी बातें, या अगर आपको अपील करनी है तो अपील कितने दिन का टाइम मिलेगा आपको अपील करने का, कोर्ट के अंदर कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तो मिलेगा। तो ये सारी ही बातें इस एक्ट के अंदर दी हुई हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे कि नाम कह रहा है, हिंदू मीन्स दो हिंदू पर्सन अगर शादी करते हैं तभी ये एक्ट अप्लाई होगा, और अंडर दिस एक्ट मैरिज करते हैं वो और भी ज़रूरी है। दो पर्सन्स शादी कर रहे हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करें या तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करें। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि अगर दो हिंदू हैं तो उनको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर ही मैरिज कॉन्स्टिट्यूट करनी है। तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज कर सकते हैं या फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हैं। एंड जो पर्सन्स इस एक्ट के अंदर मैरिज करते हैं, मींस जो पर्सन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज करते हैं उन्हीं पर ये एक्ट अप्लाई होगा, और जो दो हिंदू अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर रहे हैं उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब ये जो एक्ट था ये कब एनैक्ट किया गया था, ये एक्ट एनैक्ट किया गया था 18 मई 1955 को। 18 मई 1955 को इस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया था, एंड इट मीन्स ये एनैक्ट किया गया था, एंड सेम डेट पर ही इसको इन्फोर्स किया गया था। एंड जो ये एक्ट है अब ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट पहले का स्टेटस क्या था बिफोर 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 वो डेट है जिस डेट से ये एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल हुआ है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट इस डेट से पहले 2019 31 अक्टूबर से पहले स्टेटस ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, और उसके तहत जो ये एक्ट है और बहुत सारे अदर एक्ट्स भी जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होते थे, बट अब उसको स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है, एंड तब से ये एक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई हो रहा है। ये जो एक्ट है ये किन किन पर्सन्स पर अप्लाई होता है, ये एक्ट इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, क्योंकि टेरिटोरियल लिमिट क्या है इस एक्ट की, टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी क्या है, होल ऑफ इंडिया, अब पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। तो इट मीन्स ये नहीं है कि इंडिया में जितने भी पर्सन्स रह रहे हैं उन सब पर ये एक्ट अप्लाई होगा। तो ये जो एक्ट है ये कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स पर ही अप्लाई होगा। वो स्पेसिफिक पर्सन्स कौन है, वो है हिंदू। जो पर्सन हिंदू होगा बाय रिलीजन उन पर ही ये एक्ट अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन ये आता है हु इज़ हिंदू अंडर दिस एक्ट। तो वो पर्सन्स जो हिंदू हैं इस एक्ट के अंदर वो ही हिंदू कहलाएंगे। अब इस एक्ट के अंदर हिंदू की क्या डेफिनेशन दी गई है कि वो पर्सन्स जो कि फॉलोअर हैं ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज के और आर्य समाज के, या फिर एनी अदर फॉर्म या डेवलपमेंट में, या तो वो वीर शैव हैं या लिंगायत हैं और हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं, तो वो पर्सन्स हिंदू कहलाएंगे। वो पर्सन्स जो बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो वो पर्सन्स भी हिंदू कहलाएंगे बाय रिलीजन। एंड इसके अंदर एक नेगेटिव डेफिनेशन भी दी गई है कि वो पर्सन्स जो ना तो मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी है, ना ज्यू हैं,
अगर कोई पर्सन इन चारों रिलीजन में गवर्न नहीं हो रहा है या इन चारों रिलीजन से बिलोंग नहीं करता एंड वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया का रेजिडेंस है वो, तो क्या होगा? तो हम ये प्रिजम्पशन है एक, हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो पर्सन हिंदू ही है। अगर वो इन चारों रिलीजन में बिलोंग नहीं कर रहा और वो इंडिया में रह रहा है तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो हिंदू है। अनलेस अगर वो पर्सन ये प्रूव कर देता है कि मैं किसी भी हिंदू लॉ से, ना तो हिंदू के किसी कस्टम से गवर्न हो रहा हूँ इन पास्ट या अभी भी प्रेजेंट में भी, मैं किसी भी हिंदू लॉ से, ना कि कोई हिंदू के कस्टम से गवर्न नहीं हो रहा हूँ, तो अगर वो पर्सन ऐसा प्रूव कर देता है तो ठीक है। बट अगर वो पर्सन ऐसा प्रूव नहीं कर पाता है तो हम उसे हिंदू मानेंगे। अब अगर दो पर्सन्स हिंदू हैं, मीन्स मदर एंड फादर, अगर दोनों हिंदू हैं तो उसका जो बेबी होंगे, जो भी चाइल्ड होगा उन दोनों का, तो उसका रिलीजन किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा? उसका रिलीजन उसके पेरेंट्स के रिलीजन के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन किया जाएगा। पेरेंट्स का रिलीजन से चाइल्ड का रिलीजन डिटरमाइन किया जाता है। अब पेरेंट्स अगर हिंदू होंगे, अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो चाइल्ड भी हिंदू ही होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बट क्वेश्चन तब अराइज होता है जब एक पेरेंट हिंदू है एंड जो अदर पेरेंट है वो नॉन हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, किसी और रिलीजन का है, सपोज वो क्रिश्चियन है, पारसी है, कुछ भी हो सकता है वो, बट वो हिंदू नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या होगा? चाइल्ड का जो रिलीजन है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा? इस केस में क्या होगा? चाइल्ड को जिस तरीके से ब्रॉटअप किया गया है उस तरीके से, उस रिलीजन से उसका जो रिलीजन है उसको डिटरमाइन किया जाएगा। जिस रिलीजन के कस्टम्स या जो भी सेरेमनीज परफॉर्म करके उस चाइल्ड को ब्रॉटअप किया गया है, उस रिलीजन के अकॉर्डिंगली उसका रिलीजन डिटरमाइन किया जाएगा। अब सपोज मदर अगर हिंदू है एंड फादर अगर क्रिश्चियन है एंड चाइल्ड को मदर के रिलीजन के अकॉर्डिंग ब्रॉटअप किया गया है तो चाइल्ड जो है वो हिंदू कहलाएगा। एंड इफ़ इसी एग्जाम्पल में अगर चाइल्ड को फादर के रिलीजन के अकॉर्डिंग ब्रॉटअप किया गया है तो चाइल्ड क्या कहलाएगा? वो क्रिश्चियन कहलाएगा, वो हिंदू नहीं कहलाएगा। तो अगर वो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग ब्रॉटअप किया गया है, ऑल्दो अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू नहीं है, अगर एक पेरेंट हिंदू है एंड चाइल्ड भी हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग ब्रॉटअप किया गया है, तो चाइल्ड पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा और चाइल्ड भी हिंदू कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, चाइल्ड जो है वो कब तक पेरेंट्स के रिलीजन से उसका रिलीजन डिटरमाइन किया जाएगा? जो चाइल्ड है 18 ईयर्स के बाद वो मेजर हो जाएगा, तो 18 ईयर्स जो है वो एज ऑफ मेजॉरिटी है। 18 ईयर्स के बाद उसके पास राइट है, चाइल्ड के पास ये राइट है कि अगर वो अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है किसी और रिलीजन में, तो वो कर सकता है। वो पर्सन्स जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, वो पहले किसी और रिलीजन में बिलोंग करते थे, कोई और रिलीजन उनको गवर्न कर रहा था और बाद में उन्होंने हिंदू लॉ को देखा, हिंदू लॉ में उनको बिलीव होने लग गया और उन्होंने हिंदू लॉ में ही अपना कन्वर्ट कर लिया अपना रिलीजन, तो उस केस में जो वो पर्सन है उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। एंड अगर वो अनमैरिड है तो वो मैरिज कर सकता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट किसी भी हिंदू से। कंडीशन यही है, दोनों पर्सन हिंदू होने चाहिए, तभी आपकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट मानी जाएगी। सेकंड वो लोग हो गए जो जिन्होंने रिकन्वर्ट करा है अपने रिलीजन में वापस से। सपोज़ कोई एक पर्सन है, वो नेचुरली बॉर्न हिंदू था, उसको कोई और रिलीजन पसंद आया, जैसे मैंने बताया चाइल्ड था, चाइल्ड का रिलीजन जो है अपने पेरेंट्स से उनका रिलीजन डिटरमाइन कर लिया गया। अब बाद में जब वो मेजर हुआ उसको कोई और रिलीजन पसंद आया, उसको क्रिश्चियनिटी रिलीजन बहुत पसंद आया, उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। बट बाद में उसको वापस से अपने हिंदू रिलीजन की याद आ गई, तो उस जो चाइल्ड था वो आफ्टर मेजर जब उसने क्रिश्चियनिटी में 2 साल बिता दिए, 2 साल बाद उसको हिंदू रिलीजन की याद आई और 2 साल बाद उसने वापस हिंदू रिलीजन में रिकन्वर्ट कर लिया अपना रिलीजन। तो रिकन्वर्जन भी अलाउड है, आप जितनी मर्जी बार चाहो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर सकते हो एंड रिकन्वर्ट कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप सिर्फ एक बार कन्वर्ट कर सकते हो या 2 बार कन्वर्ट कर सकते हो। बट ओनली कंडीशन क्या है, आपकी जो इंटेंशन है वो गुड होनी चाहिए, आपकी बैड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, आपने गुड फेथ में किया है जो किया है।
कोई भी आपका इल विल नहीं है इसके पीछे कि आपने रिलीजन चेंज किया या किसी का फ़ायदा उठाया, या सपोज़ आप हिंदू हैं, आपने मुस्लिम लॉ के अंदर अपना जो रिलीजन है वो मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया एंड इस वजह से ताकि आप 4 मैरिजेस कर पाएँ, तो ये अलाउड नहीं है। एंड अगर आप मैरिड हैं और तब भी आप अगर रिलीजन चेंज करके मुस्लिम लॉ के अंदर कोई और सेकंड मैरिज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वो भी वैलिड नहीं है, वो इलीगल माना जाएगा, वो आप लॉ का फ़ायदा उठा रहे हैं ये करने के लिए। तो आप कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट कितनी मर्जी बार कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि आपको गुड फेथ में ये करना है, आपके मन में कोई भी इल विल नहीं होनी चाहिए। अब जो भी ऊपर प्रोविज़न में दिया गया था कि कौन कौन पर्सन्स हिंदू कहलाएंगे, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, या जो भी ये 4 रिलीजन से बिलोंग नहीं करते होंगे, जो कि है क्रिश्चियन या मुस्लिम या ज्यू या पारसी, तो वो पर्सन्स हिंदू कहलाएंगे। उसके अलावा भी एक इसके अंदर प्रोविज़न है, एक्सेप्शन है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई पर्सन अगर वो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, वो अगर हिंदू भी है किसी भी तरह से, चाहे वो ब्रह्म समाज को फॉलो करता है या वो वीर शैव है, लिंगायत है, किसी भी तरह से अगर कोई भी पर्सन जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और वो हिंदू है, स्टिल ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस एक्ट की एप्लीकेशन से एग्जम्प्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बावजूद इसके कि वो हिंदू है उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि अगर वो चाहें तो इस एक्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर एक्सटेंड कर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर ये एक्ट एप्लीकेबल कर सकते हैं अगर वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन में ये दे देते हैं पब्लिकली कि ये एक्ट अब से शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर भी अप्लाई होगा, तब ये एक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये पावर किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। अब जो ये हिंदू वर्ड है, अगर इस एक्ट के अंदर कहीं पर भी हिंदू वर्ड का यूज़ किया गया है तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा? तो हिंदू का मतलब वो पर्सन जो कि हिंदू नहीं है बट फिर भी किसी ना किसी वजह से ये एक्ट उन पर अप्लाई हो रहा है, वो पर्सन भी इस एक्ट के अंदर हिंदू कहलाएंगे कि किसी ना किसी वजह से ये एक्ट उन पर अप्लाई हो रहा है बट वो हिंदू नहीं है फिर भी। तो कहीं पर भी अगर हम ये वर्ड देखेंगे हिंदू, तो उनमें हिंदू के उस वर्ड को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि हिंदू में वो पर्सन भी इंक्लूडेड है जो ऑल्दो हिंदू नहीं है बट स्टिल किसी न किसी तरह से उस पर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि कस्टम एंड यूसेज। कुछ रूल्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली, कॉन्टीन्यूसली मीन्स लगातार अगर किसी भी फैमिली ने या किसी भी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ने ये कुछ रूल्स को फॉलो किया, या तो कॉन्टीन्यूसली फॉलो किया और नहीं है एंड कॉन्टीन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली मीन्स एक ही तरह से फॉलो किया, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करी ड्यूरिंग द टाइम। धीरे धीरे जैसे टाइम बीता उस रूल को जैसा वो स्टार्ट हुआ था उसी तरह से एज इट इज़ फॉलो करते गए। तो किसी भी रूल को फॉलो करना, अपनाना, उसकी प्रैक्टिस करना रूल की कॉन्टीन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली, हर सोसाइटी में उस रूल को सेम तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए और कॉन्टीन्यूसली, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आपने 1 साल के लिए फॉलो किया, फिर 2 साल के लिए ब्रेक कर लिया, फिर 3 साल के लिए फॉलो किया। तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो रूल ने अगर लॉ की फोर्स ऑब्टेंड कर ली, वो रूल अगर लॉ बन गया, तो वो रूल अब क्या कहलाएगा? कस्टम कहलाएगा। और ये कौन फॉलो कर रहा है? कोई भी फैमिली फॉलो कर सकती है, लोकल एरिया में कोई कम्युनिटी है वो फॉलो कर सकती है, या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, अगर वो कोई भी रूल फॉलो कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? कस्टम बोलेंगे। अगर ये कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं तो वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेकंड, यूनिफॉर्मली फॉलो किया जाना चाहिए, मीन्स धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कोई भी मॉडिफिकेशन ना की गई हो, जैसे एज इट इज़ वो स्टार्ट किया गया था फॉलो करना वैसे ही अब आज भी फॉलो किया जा रहा है उसको सेम तरीके से। एंड वो धीरे धीरे जैसे ही वो इतना टाइम हो गया उसको, तो वो लॉ बन जाता है क्योंकि वो
टाइम इमेमोरियल के लिए हो गया। तो कस्टम के लिए एक और एसेंशियल है कि टाइम इमेमोरियल के लिए उसको फॉलो किया जाना चाहिए उस रूल को। तो टाइम इमेमोरियल मतलब जब वो शुरू किया था हमने कस्टम, जब वो रूल हमने स्टार्ट किया था, वो टाइम हमें याद नहीं है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो टाइम इमेमोरियल हमें याद नहीं होना चाहिए कि ये रूल, ये कस्टम कब इनिशिएट हुआ था। अब जो यूसेज एंड कस्टम है ये सिनोनिम्स नहीं है, बट कुछ हद तक काफ़ी सिमिलर हैं। जो यूजेज है, सबसे पहले जो भी रूल स्टार्ट होता है एप्लीकेबल करना, या जो भी हम प्रैक्टिस में कोई भी रूल को कर लाते हैं, कोई भी फैमिली या कम्युनिटी, तो वो स्टार्टिंग में वो उसे हम यूसेज बोलते हैं। धीरे धीरे जब वो कॉन्टिन्यूस होता रहता है, यूनिफॉर्मली फॉलो किया जाता है और उसका टाइम इमेमोरियल हो जाता है, जब हमें टाइम याद है कि अभी ये कुछ 2 साल पहले स्टार्ट करी है हमने ये प्रथा, तब तक वो यूसेज होता है। और जैसे ही वो टाइम इमेमोरियल में चला जाता है, हमें टाइम में पता नहीं है कि ये कस्टम या ये रूल कब स्टार्ट हुआ, तब वो यूसेज से कस्टम बन जाता है और ऑब्टेन कर लेता है फोर्स ऑफ लॉ, मतलब वो लॉ बन जाता है। तो इसके अंदर ये एसेंशियल्स हैं कुछ, कि वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, टाइम इमेमोरियल के लिए होना चाहिए और डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए बीच में कभी भी। और कोई भी फैमिली, लोकल एरिया में कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को ये फॉलो कर रहे हैं तब वो कस्टम बनेगा। इनिशियली वो यूसेज होगा, बाद में वो कस्टम बन जाएगा धीरे धीरे, जब वो टाइम इमेमोरियल में पहुंच जाएगा। अब इसका भी कुछ कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट कि जो भी वो रूल है वो अनरीज़नेबल नहीं होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। जैसे सती प्रथा था, ये कब स्टार्ट हुआ ये हमें याद नहीं है, बट वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था, इसीलिए उसको ख़त्म कर दिया गया, एकदम बैन कर दिया गया। अब एकदम कहीं पर भी हमें सती प्रथा अब नज़र नहीं आती है प्रैक्टिस ये करते हुए, कहीं पर भी ये सती प्रथा नहीं हो रही है। क्वेश्चन ये है, अगर कोई भी रूल सिर्फ एक फैमिली फॉलो कर रही है तो क्या हम उसे कस्टम बोलेंगे? और एक फैमिली बहुत लॉन्ग टाइम से उस रूल को फॉलो कर रही है और उनको टाइम भी याद नहीं है कि वो कब से ये फॉलो कर रही है। तो आंसर है कि चाहे एक फैमिली फॉलो कर रही हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रूल जो भी कंडीशंस है वो फॉलो हो रही हैं, कॉन्टीन्यूसली फॉलो किया गया है, यूनिफॉर्मली फॉलो किया गया है, बीच में डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, और अगर वो सर्टेन है, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, रीज़नेबल है, इस कंडीशन में अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये मैटर नहीं करता कि उस रूल को सिर्फ एक फैमिली फॉलो कर रही है या ज़्यादा। अगर एक फैमिली भी फॉलो करती है उस रूल को तो वो कस्टम बन जाएगा और वो कस्टम ही कहलाएगा और वो लॉ का फोर्स ले लेगा, वो लॉ बन जाएगा, ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ हो जाएगा वहाँ पे और वो कस्टम लॉ बन जाएगा। इस एक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या इंक्लूड होगा, कौन सा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा इस एक्ट के अंदर? तो सिविल सिटी कोर्ट जो है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि इस एक्ट के अंदर जितने भी मैटर्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी डील करना है वो सिविल सिटी कोर्ट डील कर सकती है इस एक्ट के रिगार्डिंग। एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट में ये स्पेसिफाई करती है कि सिविल कोर्ट भी, उसके पास भी ज्यूरिसडिक्शन है, सिविल कोर्ट भी एम्पावर वो कर सकती है और ये बोल सकती है कि सिविल कोर्ट के पास भी ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर इस एक्ट में दिए गए मैटर्स को अगर वो डील करना चाहे तो वो कर सकती है या डील करेगी अब से। तो ओरिजिनली सिविल सिटी कोर्ट जो है वो उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इस एक्ट के अंदर जितने भी मैटर्स है उसको डील करने के लिए, बट स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो एम्पावर कर सकता है किसको? सिविल कोर्ट को, कि इस मैटर्स में, कि जैसे जो भी मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, ये जो भी इस एक्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डील करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। ये सिंपल रिलेशन है एंड लास्ट है यूटेराइन ब्लड। तो ये रिलेशन है कि दो पर्सन्स आपस में अगर इस तरीके से रिलेटेड हैं तो वो फुल ब्लड कहलाएंगे, दो पर्सन्स अगर आपस में इस तरीके से रिलेटेड हैं तो वो हाफ ब्लड कहलाएंगे, दो पर्सन आपस में इस तरीके से रिलेटेड हैं तो वो यूटेराइन ब्लड कहलाएंगे। तो वो रिलेशन किस तरीके का है? सिंपल बात है, फुल ब्लड मीन्स जिसका मदर एंड फादर दोनों अगर एक ही हैं तो वो पर्सन होगा फुल ब्लड।
जैसे आपके सगे भाई बहन। हाफ ब्लड होगा वो पर्सन जिसके मदर अलग है बट फादर एक है, तो वो पर्सन होगा हाफ ब्लड। एंड यूट्राइन ब्लड में वो पर्सन्स होंगे जिसका फादर अलग अलग है एंड मदर एक है, तो वो पर्सन होंगे यूट्राइन ब्लड। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप।